दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। नितिन नवीन की ताजपोशी को भाजपा के अंदर के तूफान के खत्म होने का संकेत नहीं, बल्कि इस तूफान के और आगे बढ़ने के संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में गुजरात लॉबी जिस प्रकार से हावी रही, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस विरोधी माहौल में बहुमत मिला और पुलवामा बालाकोट के बाद की परिस्थितियों में राष्ट्रवाद और चुनावी हिंदुत्व का जिस प्रकार से घालमेल जनता के सामने प्रस्तुत किया गया, उसमें 2019 की सत्ता तो बरकरार रह गई, बहुमत भी मिल गया, लेकिन 2024 आते आते हालात बदल चुके थे। और हालात इस कदर बदल चुके थे कि 21 लोकसभा सीटों वाले उड़ीसा ने अगर 20 सीट देकर भाजपा को संभाला नहीं होता, तो नायडू और नीतीश मिलकर भी एनडीए की सरकार नहीं बनवा सकते थे। नवीन पटनायक की खराब सेहत का फायदा किस प्रकार से उठाया गया और किस प्रकार से दिल्ली में सत्ता कायम की गई, उसे पूरे देश ने देखा। लेकिन अब माहौल बिल्कुल अलग है और इस बदले हुए माहौल में भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को भी समझा जा सकता है। बेचैनी खास तौर से तब जब 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश ने जिसने योगी आदित्यनाथ के चेहरे के बिना भी 73 सीटें दे दी थी 2014 में, और योगी आदित्यनाथ के समय गिरावट के बावजूद भी 64 सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की नाक बचाने का काम किया था। किसी तरह केंद्र में साधारण बहुमत का जुगाड़ करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उस उत्तर प्रदेश के अंदर अब पीडीए सांप्रदायिकता की राजनीति के सामने जाति की राजनीति, कमंडल के सामने मंडल की राजनीति और उन सब से आगे बढ़कर सत्ता में चल रहा कथित ठाकुरवाद जब बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को लोकसभा के समय ही नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आकर खड़ा कर गया, तो अब आगे उत्तर प्रदेश की भरपाई कैसे हो, इस पर भारतीय जनता पार्टी ध्यान दे रही है। 4-5 बड़े राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी दाल गलने जैसी परिस्थितियां पैदा नहीं हुई है। दक्षिण के 3 राज्य केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी का फुटप्रिंट अभी सीटों में कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर इक्का दुक्का नजर भी आ रहा है तो अलायंस पार्टनर के बूते नजर आ रहा है। वहीं बात यदि उत्तर के 2 राज्यों की जाए, पूरब के 2 राज्यों की, तो पूरब के 2 राज्य जहां यूपी से भी 2 ज्यादा सीटें हैं, वो 2 राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। उन 2 राज्यों की सामाजिक परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए लोहे के चने चबाने जैसी बनी हुई है। कहीं अलायंस के बूते खड़ा होने की स्थिति, तो कहीं लेफ्ट के वोटर्स को अपनी तरफ मजबूरी में लाकर एक स्ट्रेटेजिक पोल जो लेफ्ट के वोटर वहां कर रहे हैं या कराए जा रहे हैं, उसका फायदा उठाने की रणनीति। और दोनों ही परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी इस कदर उलझी हुई है कि अगर उत्तर प्रदेश और नीचे गिरा, अगर उत्तर प्रदेश में 2027 में सत्ता फिसल गई, साल भर बाद यदि उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ कदमताल करता हुआ दिखा, तो मत भूलिए कि अकेले उत्तर प्रदेश ही नहीं जाएगा, बल्कि हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी हाफ हो ही चुकी है। कर्नाटक में जिस प्रकार से सिद्धारमैया ने जाति की राजनीति और सांप्रदायिकता की राजनीति के काट के लिए सामाजिक समीकरणों की राजनीति को हवा दी है, वहां से आगे बढ़ने की बजाय अब नीचे जाने की ही गुंजाइश बन रही है। और रही बात तेलंगाना की, तो लोकसभा चुनाव में जो 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को वहां मिल गई थी, अब जिस प्रकार से रेवंत रेड्डी ने सामाजिक समीकरणों को मथना शुरू किया है, उसमें ग्रेटर हैदराबाद में जहां ओवैसी बनाम भारतीय जनता पार्टी की ध्रुवीकरण की राजनीति थोड़ी बहुत कामयाब हो जाए तो हो जाए, उसके बाहर के ग्रामीण तेलंगाना में कहीं वो परिस्थितियां अब बनने नहीं जा रही। रास्ता नीतीश कुमार ने ही दिखाया था, भले ही बाद में वो नरेंद्र मोदी के साथ चले गए, इंडिया गठबंधन में पर्याप्त तवज्जो नहीं मिलने की वजह से चले गए, लेकिन सांप्रदायिकता की राजनीति की काट जाति की राजनीति से हो सकती है, ये रास्ता नीतीश कुमार ने ही दिखाया। अखिलेश यादव ने सबसे पहले सफलतापूर्वक उसका प्रयोग किया और दूसरे राज्यों ने करना शुरू किया। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं उन 2 राज्यों की जिसमें नीतीश कुमार का राज्य भी है बिहार, तो ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल भी है। और इन 2 राज्यों में कुल मिलाकर 82 लोकसभा सीटें हैं और इन 82 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर यदि नजर डालें,
तो 2014 में यहां 82 में से 24 सीटें जीती थी, 22 बिहार में और 2 बंगाल में। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इन 2 राज्यों में 35 सीटें जीती, 17 बिहार में और पश्चिम बंगाल में 2 से बढ़कर 18 तक पहुंच गई। 17 प्लस 18 35 सीटें 2019 में। और बात यदि 2024 की जाए तो 24 में एक बार फिर 24 पर ही आकर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। 12-12 सीटें, एक एक दर्जन सीटें दोनों राज्यों में, कुल जमा 24 सीटें। और अब जिस प्रकार से राजनीति इन 2 राज्यों की आगे बढ़ती जा रही है, नीतीश कुमार कब तक इस गठबंधन के साथ में है, ये नीतीश कुमार ही जानते हैं कि नीतीश कुमार कल इस गठबंधन का दामन छोड़ेंगे या नीतीश कुमार अगले 3-4 महीनों के अंदर दामन छोड़ेंगे। दामन छोड़ेंगे एनडीए का, ये बात करीब करीब तय है। कांग्रेस पार्टी को यह समझ में आ गया है कि गठबंधन की राजनीति को लोकसभा के लिए नए सिरे से करना होगा और विधानसभा के लिए नए सिरे से करना होगा। लोकसभा के लिए कांग्रेस पार्टी को लेफ्ट की भी जरूरत है, तो अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन की भी जरूरत है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की भी जरूरत है। और आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव के साथ साथ नीतीश कुमार की भी जरूरत कांग्रेस पार्टी को है। इस बात को कांग्रेस पार्टी समझ रही है, चाहे प्रशांत किशोर जितनी कोशिशें कर रहे। लेकिन 2 राज्यों का जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, इन 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को डुबाने की पूरी तैयारी विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। और अभी से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को दिखने लगा है कि आखिर इन 2 राज्यों में जहां 24 से 35 के बीच भारतीय जनता पार्टी अपने पीक के दौर में झूलती रही है, आखिर यहां यूपी जैसी सफलता क्यों नहीं मिलती। यूपी में तो 80 में 73 सीटें मिल गई थी, 71 अकेले भाजपा को मिल गई थी 14 में। बिहार और बंगाल की 82 सीटों में से ये 70-75 वाले हालात क्यों नहीं बनते। यहां क्यों 24 से 35 के बीच में ही घूमना पड़ता है। ये अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी के चरमोत्कर्ष के दौर में ये नहीं हो पाया, तो अब ये करना बेहद मुश्किल काम होने जा रहा है। बिहार के चुनावी नतीजों को देखें तो नीतीश कुमार का चेहरा और 10,000 रुपए की स्कीम ने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रास्ता बना दिया था। लेकिन अब वो हालात नहीं है। अब नीतीश कुमार भी बीजेपी को लेकर सशंकित है। शुरुआत बिहार से करते हैं, फिर बंगाल की बात करेंगे। बिहार में दरअसल 40 लोकसभा सीटें हैं और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए ताकत भी बने हुए हैं, तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते का रोड़ा भी बने हुए हैं। नीतीश कुमार साथ न रहे तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार पर सीबीआई ईडी का मुकदमा तो है नहीं कि नीतीश कुमार की पार्टी को मजबूर किया जा सके कि तीसरा एंगल बना के चुनाव लड़ो। अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ नीतीश कुमार छोड़ेंगे तो लालू यादव उन्हें अपना लेंगे। तो नीतीश कुमार ट्रायंगुलर फाइट की 2014 के लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति तो बनने नहीं देंगे। और नीतीश कुमार यदि बिहार की राजनीति से विदा होते हैं, मान लेते हैं कि बिहार की राजनीति भविष्य में बाइपोलर होती है, राजद बनाम भाजपा की स्थितियां उत्पन्न होती है, तब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बाइपोलर पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा राजनीतिक रिस्क दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा जोखिम दिखाई दे रहा है। जोखिम इसलिए कि अब तक तो जो स्थितियां बनी हुई है उसमें यादव पार्टी के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को चिन्हित करने में भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच कामयाबी हासिल करती रही है। लेकिन जब नीतीश कुमार का फैक्टर बिहार से विदा हो जाएगा, सीधी लड़ाई में अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति को प्रोजेक्ट करेगी, तब कांग्रेस पार्टी वहां पर जाकर स्वाभाविक दावेदार के तौर पर सवर्ण, दलित और मुस्लिम की राजनीति करती नजर आएगी और फिर उसमें राष्ट्रीय जनता दल के यादव वोट बैंक का तड़का लगेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन टाइप कोई सवर्ण कार्ड खेलेगी, तब पिछड़े वर्ग के बीच यादव बनाम गैर यादव की दूरियां खत्म हो जाएंगी और उस परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी को भारी घाटा होगा। दलित वोटर बहुत बड़े पैमाने पर एंटी बीजेपी माइंडसेट के हो चुके हैं। वो अम्बेडकराइट थॉट, बाबा साहब के संविधान और संविधान बचाने की रणनीति पर चलते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और लाभार्थी चेतना जैसी कोई चीज अब दलितों के बीच बची नहीं है। अब संविधान मुद्दा है। तो इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में आने वाले समय में अपनी नाक बचाना मुश्किल हो सकता है। अब तो पूरे देश में जाति जनगणना की बातें हो रही है, 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सैंक्शन भी किए जा चुके।
खुद मोदी कैबिनेट ने किया है। अब उसके बाद की परिस्थितियों में बीजेपी किधर दिखाई देगी, जाति गणना के बाद ये हिंदुत्व किधर दिखेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिहार में तो नीतीश कुमार के चेहरे पर नाक बच गई। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होते तो मत भूलिए कि 37.5% वोट बिहार में करारी हार, बड़ी हार के बावजूद तेजस्वी यादव और कांग्रेस को गठबंधन को मिले हैं। अगर नीतीश कुमार साथ नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी हालत में होती, शायद उससे भी बुरी स्थिति में होती जहां आज राष्ट्रीय जनता दल सीटों के मामले में खड़ी है। तो बिहार की सामाजिक परिस्थितियों में सामाजिक समीकरण साधने के लिए नीतीश कुमार जिस पॉलिटिकल बफर जोन की तरह दिखाई देते हैं, राजद और भाजपा के बीच, एक की आक्रामकता से दूसरे को बचाने की कोशिश और दूसरे की आक्रामकता से पहले को बचाने की कोशिश, और जो सामाजिक संदेश नीतीश कुमार देते रहे हैं उस सामाजिक संदेश को भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक है कि अपने लीडर के साथ नहीं दे सकती। तो एक बीजेपी के अंदर यह परिस्थिति है बिहार को लेकर। अब चलते हैं बंगाल की तरफ। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 2 लोकसभा सीटों पर थी, एक नॉर्थ बंगाल में और एक आसनसोल में। यह 2014 की बात है। 2019 में वो 18 तक पहुंच गई और 2024 में फिर से गिरकर 12 तक आ गई। अब बंगाल में एसआईआर के प्रोसेस के बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, उन परिस्थितियों में बीजेपी के वोटर का ही जिस प्रकार से नाम कटने की खबरें आ रही है, पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स न होने के कारण बताए जा रहे हैं, उसमें बीजेपी अपने ही खेल में बुरी तरह फंसती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में तो नीतीश कुमार ने बचा लिया, बंगाल में बीजेपी के पास कोई नीतीश कुमार नहीं है। बंगाल का कौन ऐसा बड़ा नेता है जिसको पैन इंडिया कोई जानता भी हो? बिहार में तो कोई बड़ा नेता सुशील मोदी के बाद बीजेपी के पास था नहीं जिसकी कोई पहचान हो। लिहाजा उधार के चेहरे नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार में बैतरनी पार करने की कोशिशें की जाती रही। पश्चिम बंगाल में भाजपा का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे बंगाल में भी 1-2 जिलों के बाहर कोई जानता भी हो। यह बीजेपी की स्थिति है। लीडरशिप क्राइसिस बंगाल में है। बंगाल का मिजाज अपनी तरफ, बंगाल की डेमोग्राफी अपनी तरफ, और बीजेपी के पॉकेट्स पर यदि नजर डालें तो बीजेपी के पॉकेट्स पर नजर डालने पर यही दिखता है कि जहां भी अल्पसंख्यक आबादी ठीक ठाक है वहां भारतीय जनता पार्टी को वोट प्रतिशत के मामले में कामयाबी मिलती है, सीटों के कन्वर्जन में उतनी कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन जहां भी अल्पसंख्यक आबादी का परसेंटेज जैसे जैसे गिरता जाता है, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलता का ग्राफ भी गिरता जाता है। मोटे तौर पर पश्चिम बंगाल में 32% से लेकर 34% के बीच अल्पसंख्यक वोटर बताए जाते हैं। अब 32 से 34% जिस राज्य में ऐसे वोटर हो जो सीधे सीधे भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे, भाजपा के खिलाफ खड़े हो, उस राज्य में किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव जीतने के लिए, गैर भाजपा दल को चुनाव जीतने के लिए 10-12% वोटों की ही जरूरत होती है। और 10-12% वोट तो जातीय समीकरण और सामाजिक परिस्थितियों से आ जाते हैं। हर हालत में उतने वोट किसी को मिल जाते हैं। ममता बनर्जी की यही ताकत है। ममता बनर्जी को पिछले चुनाव में लगभग 50%, थोड़े कम 49% के करीब वोट मिले, और 49% के करीब वोट मिलने के बावजूद उन्हें 3/4 75% के करीब सीटें मिली। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट मिले, और 38% वोटों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां 77 सीटें यानी 1/4 के लगभग सीटों पर ही सिमट गई थी। कारण क्या था? वोटों में अंतर 11% का था। भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिल गई थी। अब जिस प्रकार से एसआईआर का प्रोसेस चला है, अब जिस प्रकार से बीजेपी का ग्राफ गिरा है, अब जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अपने आइकॉन्स को लेकर, पश्चिम बंगाल के आदर्शों को लेकर, बांग्ला उपराष्ट्रवाद की परिस्थितियों को लेकर और हिंदी थोपे जाने की मानसिकता वाली पार्टी समझे जाने वाली बीजेपी को लेकर, जहां ना तो बंगाल के आइकन के साथ उनका कोई साम्य है, ना ही बंगाल के मिजाज के साथ बीजेपी का मिजाज मेल खाता है, ना ही पश्चिम बंगाल की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से घुमा पाती है, तो फिर मछली चावल वाले राज्य में ढोकला कैसे चलेगा? मछली चावल वाले राज्य में बिना लहसुन प्याज वाले संघ की पृष्ठभूमि के लोग कामयाब कैसे होंगे? ये एक बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल में खड़ा होता है, और जब सवाल पश्चिम बंगाल का हो जाता है तब हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो 77 सीटों पर पहुंची थी,
वो दरअसल तब जाति की राजनीति कर रही थी। तब वो मतुआ राजवंशी और जंगल महल इलाके के आदिवासी समाज की राजनीति कर रही थी। लेकिन याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव को, जब बीजेपी को 18 लोकसभा सीटें मिल गई, जंगल महल में 7 में 6 लोकसभा सीटें मिल गई, उस वक्त वहां के आदिवासी समाज, जिसमें सबसे बड़ी आबादी, आधी से भी ज्यादा बड़ी आबादी आदिवासियों के बीच संथाल समाज की है, उस संथाल समाज के हाथ में पड़ोस के राज्य झारखंड में सत्ता नहीं थी। उस वक्त बीजेपी की तरफ से रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। विधानसभा चुनाव जब हुए, उस विधानसभा चुनाव के पहले विपक्षी गठबंधन से ही हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए थे। जी हां, दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बेटे, झारखंड के मुख्यमंत्री। और उन्होंने ममता बनर्जी का खुला समर्थन कर दिया। ममता बनर्जी के खुले समर्थन का नतीजा यह हुआ कि जंगल महल इलाके में भारतीय जनता पार्टी की सफलता का ग्राफ सीधे सीधे धड़ाम हो गया। अब इस परिस्थिति में पश्चिम बंगाल के अंदर जो सामाजिक राजनीति बीजेपी करना चाहती थी, जो सामाजिक समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग बिठाना चाहती थी, वहां बीजेपी मात खा रही है। बिहार के अंदर जो सामाजिक राजनीति बीजेपी करना चाहती है, उसमें करेगी क्या? बिहार के अंदर अपर कास्ट के बीच में लीडरशिप को लेकर एकता नहीं है। ओबीसी के बीच में जाति जनगणना के बाद इतना रायता फैल गया, इतना बिखर गया कि जब तक सामाजिक न्याय के एक चेहरे, जिसमें जनता के बीच ये धारणा होना कि नीतीश कुमार ने कुछ तो किया है, कम किया है, ज्यादा किया है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन कुछ तो किया है, इसको लेकर समाज में एक स्वीकृति है। तो जब तक नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में है, तब तक एक ठीक ठाक वोट बैंक किसी भी गठबंधन की, वो जिसके साथ होते हैं उनकी चुनावी सफलता को सुनिश्चित करता रहता है। बीजेपी के बाद, बीजेपी के पास जाति जनगणना के बाद की परिस्थितियों में बिहार में कितना कुछ बचा हुआ है, इस बात को बीजेपी बखूबी समझ रही है। पश्चिम बंगाल की सत्ता बीजेपी को चाहिए क्यों? पश्चिम बंगाल की सत्ता बीजेपी को इसलिए चाहिए ताकि पश्चिम बंगाल में नाम जोड़ने काटने को लेकर के, नाम हटाने और जोड़ने को लेकर के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच एक अलग तरह का भ्रम फैलाया जा सके। लेफ्ट के कैडर बीजेपी के साथ क्यों जुड़े? इस मानसिकता के साथ जुड़ते हुए दिखे कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो 5-10 साल में बीजेपी को लेफ्ट के लोग फिर से उखाड़ देंगे, क्योंकि अल्पसंख्यकों की मजबूरी हो जाएगी लेफ्ट के साथ आना। लेकिन जैसे ही सीएए, एनआरसी और अब एसआईआर का प्रोसेस आगे बढ़ता दिखा, लेफ्ट के कैडर की भी आंखें खुलने लगी और नतीजा देखिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में बिना कहे माइनॉरिटी के वोटर और लेफ्ट के दूसरे समुदायों के वोटर, काफी हद तक भद्रलोक के वोटर एक तरफा टीएमसी की तरफ चले गए। उन्हें कोई जोर नहीं लगाना पड़ा, बल्कि परिस्थितियां ऐसी थी कि वो उधर घूमने लगे। अब चाहे कोई हुमायूं कबीर आके वहां पर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको पता है कि हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। तो जो भी अल्पसंख्यक चेहरा एक बार भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में चला जाता है, वो निकल कर वापस भी आ जाए तब भी उसकी स्वीकार्यता समाज के बीच नहीं बन पाती। बिहार के अंदर वो यूनिक केस नीतीश कुमार का है कि वो भाजपा के साथ रहते हैं, तब भी अल्पसंख्यक उन्हें चाहे वोट कम दे, लेकिन भरोसा करते हैं कि नीतीश कुमार जब तक है तब तक कुछ होने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान वाले किसी नेता के नाम पर न कभी बन सकती है, न बनने की गुंजाइश है। आखिर भाजपा की सफलता दर किन राज्यों में 100% है? भाजपा ने जिस हिंदू वोट बैंक का निर्माण किया है और जाति की राजनीति की कोशिशों को दबाया है, वो उन्हीं राज्यों में दबाया है जहां अल्पसंख्यक मतों का प्रतिशत, खासकर मुस्लिम मतों का प्रतिशत एक अंक में है, सिंगल डिजिट में है। गुजरात 7-8% है, मध्य प्रदेश 5-6%, छत्तीसगढ़ 5-6%। इन्हीं राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 90-95-100% तक लोकसभा सीटें जीत रही है। लेकिन जिन राज्यों में किसी भी प्रकार के अल्पसंख्यक, किसी भी समुदाय के अल्पसंख्यकों की तादाद 12-15-20% के आसपास है या उससे ऊपर है, वहां भारतीय जनता पार्टी या तो सफल नहीं हो पाती, या सफलता उसकी होती है तो क्षणभंगुर होती है। वो थोड़े ही दिनों में वो सफलता विफलता में तब्दील होने लगती है। और खासकर सफलता वहां तब मिलती है जब विकास के नाम पर विपक्ष राजनीति करने की कोशिश करता है।
विकास का काम अखिलेश यादव ने काफी ठीक ठाक किया था। 2012 से 17 के बीच बहुत अच्छा काम किया था। एक्सप्रेसवे से लेकर लैपटॉप तक सब कुछ दिखा। लेकिन विकास के नाम पर जब अखिलेश यादव चुनाव लड़ने गए तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अपने पिछले कार्यकाल के किए गए कामों को अखिलेश यादव 2019 और 22 में गिनाने की कोशिश करते रहे, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। और इन सब से सबक लेकर कि विकास का काम तो सत्ता में आकर जैसे पहले करते थे फिर से करना है, लेकिन उसके लिए सत्ता सबसे पहले जरूरी है। लिहाजा विकास की बात छोड़कर अखिलेश यादव ने जैसे ही पीडीए की लाइन पकड़ी, जैसे ही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की लाइन पकड़ी, वैसे ही अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में धराशायी कर दिया। ठीक इसी तरह बिहार में हुआ। बिहार में जैसे ही 2014 में ट्रायंगुलर फाइट के लिए भाजपा से अलग होकर उतरे नीतीश कुमार ने अपने विकास के कामों के लिए जनता पर भरोसा किया कि जो कुछ उन्होंने पिछले 9 साल के शासनकाल में यानी 5 से 14 के बीच किया है, जनता इस लोकसभा चुनाव में उस काम के लिए उन्हें वोट देगी, वो उन्हें मुंह की खानी पड़ी। लेकिन जैसे ही लालू यादव के साथ जाकर उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति की काट के लिए सामुदायिक राजनीति, कम्युनल पॉलिटिक्स की काट के लिए कास्ट पॉलिटिक्स का सहारा लिया, भारतीय जनता पार्टी ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई 15 के विधानसभा चुनाव में। यही स्थिति अब ममता बनर्जी के राज्य में बन रही है, यही स्थिति बिहार में बन रही है। और इन 82 लोकसभा सीटों के लिए इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकारेण अपना मुख्यमंत्री बिठाना चाहती है। लेकिन ये दोनों राज्य जितना बीजेपी कोशिश कर रही है उतना बीजेपी से दूर जा रहे हैं। तमाम तरह की कोशिशों का कोई नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा है और कारण सिर्फ यही है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि बौद्धिक तौर पर साक्षरता दर को बौद्धिकता से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। साक्षरता दर से इतर जाकर के सामाजिक स्तर पर यदि इंटेलेक्चुअल क्लास और बौद्धिक वर्ग का जिक्र करें तो बंगाल और बिहार का बौद्धिक वर्ग कम से कम सियासत को इतना जरूर समझता है, बिल्कुल दक्षिण के राज्य तमिलनाडु की तरह समझता है कि आखिर सांप्रदायिक राजनीति कहां लेकर के उसे जा रही है। इस पूरे खेल को देखने के बाद इतना ही जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बेचैनी बढ़ी हुई है, नितिन नवीन का जो कार्ड खेला जा रहा है, उस कार्ड के पीछे बीजेपी की हताशा ज्यादा, जनरेशनल शिफ्ट के सहारे बीजेपी की जो लुकिस्ट पॉलिसी है, भारत के अंदर की लुकिस्ट पॉलिसी, पूरब की ओर देखो, उन पूरब में उड़ीसा में तो भारतीय जनता पार्टी काबिज हो चुकी है, नवीन पटनायक की खराब सेहत का फायदा उठाकर काबिज हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा राज्य बिहार और बंगाल जो यूपी के नुकसान की भरपाई कर सकता है, वह यूपी की तरह ही यूपी से ज्यादा बड़ा नुकसान बीजेपी का ना हो जाए, उन परिस्थितियों को निर्मित करता दिखाई दे रहा है। और जिस दिन नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन छोड़ा, तय मानिए उसके बाद से बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए वही 90-95 वाली परिस्थितियों में लौटने के सिवा कोई विकल्प नहीं होगा। ये तमाम पन्ना प्रमुख और गांव गांव तक एलईडी लगाकर बीजेपी के प्रचार तंत्र को जो देखा जा रहा है, वो प्रचार तंत्र वोटों में तब्दील नहीं होता। प्रचार तंत्र को ही देखना है तो जरा पश्चिम बंगाल में वाम दलों की रैलियों को देख लीजिए, जबरदस्त भीड़ उमड़ती है, लेकिन क्या वो भीड़ वोटों में तब्दील हो पाती है? जी नहीं। वोटिंग की प्राथमिकताएं भीड़ की प्राथमिकताओं से अलग होती है। सियासत यही है। और चुनावी हिंदुत्व की गुंजाइश बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में बहुत कम है। और इन दो राज्यों में, उत्तर प्रदेश के गिरते प्रदर्शन के बीच इन दो राज्यों पर जो बीजेपी का फोकस है, वो फोकस बहुत ज्यादा लाभ बीजेपी को दे देगा, इसकी गुंजाइश तो न के बराबर है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी जहां खड़ी है उससे भी नीचे न चली जाए, ये परिस्थितियां अब ज्यादा खुलकर दिखाई देने लगी है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। सियासत में चमत्कार होते रहते हैं और उन चमत्कार को सियासतदान और जनता कभी कभी नमस्कार भी करती है तो कभी कभी अस्वीकार भी करते रहते हैं। देखते हैं आने वाले वक्त में किस तरह से परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल होती है या परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी अपने अनुकूल करने की कोशिशों में प्रतिकूल बना लेती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।